नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी सुर्खियों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ये विवादों वाली खबरें भी बताते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि वैस्कॉन इंजीनियर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट अदानी के साथ इस कंपनी का नाम इस हफ्ते जुड़ा, जिसकी वजह से स्टॉक में इस हफ्ते 20% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल खबर ये थी कि अदानी इंफ्रा के साथ इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनने के लिए ये करार किया गया है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर मुंबई रीजन में, जहां पे अदानी इंफ्रा के साथ मिलकर ये कंपनी कामकाज करेगी, जिसमें डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक मिलकर दोनों कंपनियां काम करती हुई नजर आएंगी। माना जा रहा है, जो कि इस कंपनी की ओर से अपडेट भी आया, कि इस करार के चलते सालाना टर्नओवर में 30% से ज्यादा का योगदान केवल इस करार के चलते ही देखने को मिल सकता है। इसका इंपैक्ट इस तरह से हुआ कि 29 सितंबर को शेयर ने ₹69.45 का नया 52 वीक हाई टच किया और 20% के अपर सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम रिलायंस पावर का है। रिलायंस पावर ने 2019 में एक प्रक्रिया शुरू की थी, जिसको इस हफ्ते उन्होंने अंजाम दे दिया। दरअसल इंडोनेशिया की सब्सिडरी कंपनियों का स्ट्रेटेजिक विनिवेश इस कंपनी ने इस हफ्ते में पूरा कर लिया। 6 सब्सिडरी कंपनियों को $1.2 करोड़ में बेचा गया है। बायोट्रस्टर सिंगापुर नाम की कंपनी है, जिसको ये 6 कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई है। ये डील 30 दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें, 2008 में रिलायंस कोल रिसोर्सेस ने 3 खदानें खरीदी थी इंडोनेशिया में, जिनसे निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल कृष्णापट्टनम यूएमपीपी जैसे जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किया जाना था। 29 सितंबर को 44.18 का लो लगाने के बाद शेयर में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ये शेयर ₹45.24 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल इस हफ्ते ₹740 के इशू प्राइस के भी नीचे फिसलती हुई दिखी। दरअसल हुआ क्या कि इस हफ्ते इस कंपनी का 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला, जिस वजह से शेयर के ऊपर हमने दबाव बनता हुआ दिखा। 29 सितंबर वो दिन था जिस दिन करीब 2.25 करोड़ शेयर का लॉक इन खुलता हुआ दिखा, यानी कि वो बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हुए दिखे। ये 3% हिस्से के बराबर थे, जो कि 1723 करोड़ रुपए के शेयर थे, जो कि खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हुए दिखे। 2 जुलाई को इशू प्राइस से हल्के प्रीमियम के साथ इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद इसने ₹891.90 का अब तक का हाई भी छुआ और वहां से ये शेयर करीब 17% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। 29 सितंबर को जब ये लॉक इन खुला तो उसके बाद एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर ने ₹739.10 का इंटरडे लो छुआ। हालांकि करीब 1% नीचे ₹748.60 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करी है। कंपनी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दाखिल करी है। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर से जुड़े बकाये पर राहत की मांग इस कंपनी की ओर से की गई है। खासतौर पर एजीआर बकाये पर जो ब्याज और जुर्माने यानी कि पेनल्टी की रकम है, उसके ऊपर छूट की कंपनी की ओर से मांग की गई है। कंपनी ने एजीआर देनदारियों की रिकैलकुलेशन का तो पहले से ही अनुरोध किया था और ये जो मामला है उसमें जो पहले मामले हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसके तहत माना जा रहा है कि ये जो अर्जी है उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा। कंपनी का ये मानना है कि डीओटी की और इनकी खुद की ऐसा मानना है कि जो एजीआर कैलकुलेशन है उसको रिविजिट किया जाना चाहिए और उस हिसाब से कंपनी किसी भी तरह से डिफॉल्टर नहीं है। तो अगर डिफॉल्ट नहीं किया है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी या तो फिर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगना चाहिए। बीते शुक्रवार को आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई है उसको 6 अक्टूबर यानी कि सोमवार तक के लिए टाल दिया था। 29 सितंबर को जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ ₹8.25 पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर ₹8.38 तक भी उछल गया था। इस पूरे हफ्ते में टाटा ग्रुप के शेयर सुर्खियों में रहे, जिसमें टाटा मोटर्स प्रमुख था। यूके सरकार ने जेएलआर को £1.5 अरब की लोन गारंटी देने की यहां पे सिफारिश की है। हाल के साइबर हमले के बाद सप्लाई चेन को निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो लोन गारंटी है वो दी गई है यूके सरकार की ओर से। और उसके साथ साथ खबर ये भी थी कि टाटा मोटर्स ने मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं और पीबी बालाजी ने टाटा मोटर्स के सीएफओ पद से इस्तीफा दे दिया है। 17 नवंबर से वो जेएलआर ऑटोमोटिव के सीईओ के पदभार को संभालेंगे और 17 नवंबर से ही धीमान गुप्ता टाटा मोटर्स के सीईओ का पदभार संभालेंगे। 29 सितंबर को जब ये खबर आई तो टाटा
टाटा मोटर्स के शेयर ने खुलते ही 685 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ 674 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 29 सितंबर को ही खबर ये भी थी कि 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने वाला है। टाटा कैपिटल की इस आईपीओ से करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस के जरिए टाटा सन्स और आईएफसी अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। आईपीओ की तारीख आने से टाटा इन्वेस्ट का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसकी इस टाटा ग्रुप में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इसी की होल्डिंग है टाटा कैपिटल में। 29 सितंबर को टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और 30 सितंबर को भी शेयर ने 10,611 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 20% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। 1 अक्टूबर को खबर थी कि टाटा मोटर्स ने 14 अक्टूबर डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है उसको तय कर दिया है। 1 अक्टूबर से यानी कि उसी दिन से टाटा मोटर्स का जो सीवी कारोबार है उसका डीमर्जर लागू भी हो गया और इस डीमर्जर के तहत शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले में सीवी कारोबार का 1 शेयर मिलेगा। आपको बता दें पिछले साल अगस्त में ये जो सीवी कारोबार का डीमर्जर है उसकी घोषणा हुई थी और डीमर्जर के बाद सीवी कारोबार की माना जा रहा है कि नवंबर में लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। साथ ही खबर ये भी थी कि एमएनएम और hyundai को पछाड़ पीवी बिक्री यानी कि पैसेंजर व्हीकल बिक्री में ये कंपनी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और ये डेटा वाहन के हवाले से आता हुआ दिखा। 1 अक्टूबर को जब ये खबरें आई तो टाटा मोटर्स का शेयर 720 रुपये का डे हाई लगाने के बाद करीब 5.5% ऊपर 718 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ और उस दिन ये निफ्टी का टॉप गेनर भी था। 1 अक्टूबर को ही खबर थी कि मैनेजमेंट की सफाई के बाद टीसीएस में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। कंपनी का ये कहना था, कंपनी की सफाई थी कि छटनी से करीब 12,000 या फिर 2% जो वर्कफोर्स है कंपनी की उसी के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। खबरें ऐसी थी कि जो छटनी का असर है वो काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों पर हो सकता है। इनफैक्ट यूनाइट जो कि एक संस्था है उनका ये मानना था कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यूनाइट यानी कि यूनियन ऑफ आईटी एंड आईटीईएस एम्प्लॉयज़, इनका ये मानना था, जिसके बाद इस कंपनी ने सफाई जारी करी। सफाई के बाद हमने देखा शेयर में रिकवरी देखने को मिली। एक समय शेयर ने 2866 रुपये 60 पैसे का 52 वीक लो छुआ था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग चूंकि सफाई आ गई थी तो करीब 1% की मजबूती के साथ 2915 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। ब्लॉक डील के बाद वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में इस हफ्ते तेजी आती हुई दिखी। प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 6.25% हिस्सेदारी 343 करोड़ रुपए में बेची है। पिरामल विभूति और किडी प्लास ने 88.4 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। 388.2 प्रति शेयर के औसत भाव पर प्रमोटर्स ने ये शेयर बेचे हैं, जिसमें मल्टीपल्स पी फंड ने 233 करोड़ में 60 लाख शेयर खरीदे हैं और संविभाग सिक्योरिटीज ने 86 करोड़ में 22 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इस अपडेट के बाद 29 सितंबर को वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में 404 रुपये 5 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2.5% ऊपर 419 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि 422 रुपए के डे हाई के बेहद करीब थी। फिनलैंड की सब्सिडरी से एग्जिट करने जा रही है एमएनएम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनकी सब्सिडरी है सैम्पो रोजल न्यू, जिसका पूरा हिस्सा ये कंपनी बेचती हुई नजर आएगी और ये हिस्सेदारी बिकेगी टेरा को 50 लाख यूरो की रकम में। इंडियन करेंसी में देखें तो ये रकम कुछ 52 करोड़ रुपए के आसपास में कन्वर्ट होकर आती है। हिस्सा बिक्री का जो सौदा है वो 6 अक्टूबर यानी कि सोमवार को पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो सब्सिडरी है सैम्पो, इसका FY25 में कंपनी के कुल टर्नओवर में कुछ 371 करोड़ रुपए का योगदान था, जो कि नेट टर्नओवर के हिसाब से देखें एमएनएम के तो महज 1/4% के आसपास ही बैठता है। 30 सितंबर को इस खबर के बाद एमएनएम के शेयर में 3,393 रुपये 10 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.5% की मजबूती के साथ 3,435 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का शेयर इस हफ्ते फोकस में था और कीमतें बढ़ाने की खबर आई थी, जिस वजह से शेयर उछलता हुआ दिखा। इस कंपनी ने अपडेट जारी किया जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल से एवरेज शिपमेंट प्राइजेस को ये कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी और एवरेज शिपमेंट प्राइजेस में 9 से 12% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। प्रोडक्ट फैक्टर और ग्राहकों के शिपिंग प्रोफाइल के हिसाब से जो कीमतों की बढ़ोतरी है वो डिपेंड करती हुई नजर आएगी और इसका इम्पैक्ट हमने 30 सितंबर को देखा, जिस दिन ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के शेयर में 6,169 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार की क्लोजिंग करीब 3% की मजबूती के साथ 5,734 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। BEML ने अपने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है 3 नवंबर। जी हाँ, ये दिन है जिस दिन स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की गई, यानी कि जिन भी शेयरधारकों के पास उस दिन शेयर होंगे उनको स्टॉक स्प्लिट का जो असर है वो दिखता हुआ नजर आएगा। 29 सितंबर को इनकी बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था 1:2 का रेशो, यानी कि एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट पहले ही कंपनी कर चुकी है। लेकिन कंपनी के इतिहास में देखें तो पहली बार है जब स्टॉक स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है वो कंपनी की ओर से किया गया है। 30 सितंबर को BEML
BPCL के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 4,200 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 4,212 रुपये 90 पैसे के डे हाई के बेहद करीब थी। इस हफ्ते पेटीएम और मोबीक्विक के शेयर भी फोकस में रहे। आरबीआई गवर्नर के बयान से डिजिटल पेमेंट वाली जो कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत बनती हुई दिखी। दरअसल हुआ क्या कि आरबीआई गवर्नर के बयान से जो डिजिटल पेमेंट वाले शेयर हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा, क्योंकि खबर ये थी कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऐसा आरबीआई गवर्नर ने, जो पॉलिसी बैठक हुई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ऐसा अनाउंसमेंट किया और गवर्नर साहब ने कहा कि आरबीआई और सरकार की यूपीआई प्लेटफॉर्म को जीरो कॉस्ट रखने की मंशा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ना ही आरबीआई और ना ही सरकार का जो ऐसा कोई भी इरादा है इस चीज़ को रखने का, और उसको उन्होंने दोहराया, जिसके बाद हमने देखा कि जितनी भी ये जो डिजिटल पेमेंट्स वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर एक राहत बनती हुई दिखी, क्योंकि बाजार में खबरें इस तरह की थी कि डिजिटल पेमेंट्स पर चार्ज लगाया जा सकता है। इस आशंका के दूर होने के बाद 1 अक्टूबर को, यानी कि पॉलिसी बैठक के फैसले के बाद, पेटीएम और मोबीक्विक के शेयरों में 2.25 से 9.5% तक की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अदानी ग्रुप भी इस हफ्ते फोकस में रहा। एक तो बड़ा क्षमता विस्तार चल रहा है, कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं। पहले अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनकी एक सब्सिडरी है जिसने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। YHPL और KNHDPL के अधिग्रहण के लिए जो एग्रीमेंट है वो कंपनी की ओर से साइन किया गया है, यानी कि कंपनी अधिग्रहण करने जा रही है, जिससे क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी और इसका इंपैक्ट हमने 1 अक्टूबर को देखा। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में उस दिन 3.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 2594 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 2600 रुपये का लेवल भी पार कर लिया था। 1 अक्टूबर को ही खबर थी कि अदानी ग्रीन ने खावड़ा गुजरात में 112.5 मेगावाट के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। नए प्रोजेक्ट शुरू होने से इस कंपनी की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो बढ़कर 16,600 मेगावाट के आसपास पहुंच गई है। 1 अक्टूबर को अदानी ग्रीन के शेयर में लगभग 4% की मजबूती के साथ 1,006 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और 1,070 रुपये के डे हाई के बेहद करीब जाकर हमने देखा इसकी क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 3 अक्टूबर को खबर थी कि 8 अक्टूबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाएगा, शुरू हो जाएगा, और ऐसा किसी और ने नहीं, खुद गौतम अदानी साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि 8 अक्टूबर से नवी मुंबई एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स हैं उसका आगमन शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2,612 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। ट्रंप और फाइजर के बीच में इस हफ्ते डील हुई है, जिसका इंपैक्ट हमने इंडियन फार्मा कंपनियों पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। ट्रंप और फाइजर में यूएस में दवा कीमतें घटाने को लेकर सहमति बनती हुई दिखी है। इनफैक्ट इस डील के तहत फाइजर ने भी सहमति दे दी है कि वो यूएस में दवा कीमतों को कम करेगी। फाइजर ने यूएस में मैन्युफैक्चरिंग में $70 अरब का निवेश करने पर भी सहमति जताई है और इस डील के तहत फाइजर को योजनागत यानी कि प्लान टैरिफ से 3 साल की छूट मिलती हुई नजर आएगी। इसका इंपैक्ट हमने फाइजर के स्टॉक पर तो देखा ही देखा, उसके साथ साथ सन फार्मा 1 अक्टूबर को हमने देखा 1651 रुपये 50 पैसे तक का हाई लगाने के बाद करीब 3% ऊपर 1639 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी के बिकने की खबर से सन टीवी का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ दिखा। दरअसल आरसीबी को बेचने की तैयारी में है डियागो, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई और इसी रिपोर्ट में मेंशन था कि डियागो की आरसीबी के लिए $2 अरब के वैल्यूएशन पर नजर है, यानी कि वो इतना रकम चाहते हैं जिसमें वो शायद इसको बेच सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आधार पूनावाला सबसे आगे हैं, फ्रंट रनिंग कंटेंडर हैं और माना यह भी जा रहा है कि खरीदार कुछ हिस्से की बजाय पूरी हिस्सेदारी खरीदने के पक्ष में है, ऐसा रिपोर्ट में निकल के सामने आया। तो आरसीबी की संभावित बिक्री से एसआरएच जो कि सन टीवी की फ्रेंचाइज है उसका रिवैल्यूएशन संभव है, जिस वजह से हमने देखा कि 1 अक्टूबर को सन टीवी का शेयर 18% तक दौड़ गया था और करीब 12.5% की मजबूती लेकर 588 रुपये 15 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। क्लीन एनर्जी में बड़ा क्षमता विस्तार करने जा रही है वारी एनर्जी, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 8,175 करोड़ रुपए का ये क्षमता विस्तार है जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें 3 चीजें हैं। एक तो है लिथियम आयन सेल्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर और तीसरा इन्वर्टर क्षमता, जिसको ये कंपनी बढ़ाने जा रही है। वारी क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस का 125 करोड़ रुपए का प्लान भी मंजूर हुआ, जिसके तहत इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता 300 मेगावाट से बढ़ाकर 1000 मेगावाट करी जाएगी और 50 करोड़ रुपए के निवेश से वारी पावर इन्वर्टर क्षमता 3 गीगावाट से बढ़ाकर 4 गीगावाट कर लेगी। 3 अक्टूबर को वारी एनर्जी के शेयर में 3,469 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ही देखने को मिली। समान कैपिटल का शेयर भी इस हफ्ते फोकस में रहा क्योंकि इसकी एक नई प्रमोटर सामने आ गई और उसका नाम है आईएचसी। जी हां, आईएचसी को 8,850 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इशू को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें 33 करोड़ शेयर और 31 करोड़
वारंट्स हैं जो कि इस एंटिटी को जारी होते हुए नजर आएंगे और इसका जो भाव है वो 139 रुपये तय किया गया, जिस पर शेयर और वारंट्स जारी किए जाएंगे। ISC को इस डील के तहत 43.5% हिस्सेदारी मिलेगी और कंपनी इस कंपनी की यानी कि सम्मान कैपिटल की नई प्रमोटर के रूप में सामने आएगी। शेयरधारकों के लिए खबर यह है कि ISC की ओर से ओपन ऑफर लाया जाएगा और ये ओपन ऑफर 26% हिस्से का है, जो कि 139 रुपये प्रति शेयर पर ही लाया जा रहा है, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से देखें तो 21% के डिस्काउंट पर है। 3 अक्टूबर को सम्मान कैपिटल के शेयर ने खुलते ही 169 रुपये 30 पैसे का हाई छुआ, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। सफल बोली से मजबूत शुरुआत के बाद KRBL का शेयर फिसलता हुआ दिखा। इस कंपनी ने हरियाणा PACL की प्रॉपर्टीज के लिए सफल बोली लगाई है। एक ऑक्शन हुआ था जिसका रिजर्व प्राइस 104 करोड़ था, लेकिन इस कंपनी ने करीब 403 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसको जीत लिया है। ऑक्शन में पानीपत यानी हरियाणा में स्थित प्रॉपर्टीज शामिल हैं और इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल प्लांट लगाने के लिए, वेयर हाउसिंग बनाने के लिए और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए और किया जाएगा और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के कुछ हिस्से की जो ज़मीन है उसको इस कंपनी की ओर से शायद मोनेटाइज भी किया जा सकता है। 3 अक्टूबर को इस खबर के चलते KRBL के शेयर ने 354 रुपये 95 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ देखने को मिली। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में राइट्स इशू आने वाला है, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद शेयर में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। बोर्ड बैठक में राइट्स इशू को मंजूरी मिली, जिसके जरिए इस बैंक की 950 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ 8 अक्टूबर को यानी कि अगले बुधवार को इसकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें राइट्स इशू से जुड़ी हुई जो बाकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर बोर्ड बैठक में चर्चा होने वाली है। 3 अक्टूबर को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में मजबूत शुरुआत के बाद 22 रुपये 57 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और डे हाई से नीचे लेकिन मजबूती के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते 11 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। सोमवार 29 सितंबर को शुरुआत करें तो 2 कंपनियों ने शेयर बाजार में कदम रखा। उसमें पहला नाम था एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही है। NSE पर बात करें तो 857 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई, यानी कि इशू प्राइस से करीब 14.25% प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 754 रुपये प्रति शेयर था। रिस्पांस अच्छा मिला था, 70 गुना से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 687 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपये का था और OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों को 287 करोड़ रुपये की रकम मिली है। 29 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 865 रुपये का हाई छुआ और 806 रुपये 25 पैसे का लो लगाया। वहीं 825 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से देखें तो करीब 9.5% के प्रीमियम पर है, लेकिन 857 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 4% नीचे है। दूसरा नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसकी लिस्टिंग कमज़ोर रहती हुई दिखी। वो इसलिए क्योंकि NSE पर देखें तो इस कंपनी का शेयर 296 रुपये 5 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से 8% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि इशू प्राइस 322 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। ये इशू कुछ खास नहीं बढ़ा था, 3.25 गुना के आसपास का रिस्पॉन्स था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 409 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 130 करोड़ रुपये का और मौजूदा निवेशकों को 279 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिली है। 29 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 308 रुपये 70 पैसे का हाई छुआ, 291 रुपये 65 पैसे का लो छुआ और डे लो पर 291 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई, जो कि 322 रुपये की इशू प्राइस से देखें तो करीब 9.5% के डिस्काउंट पर है। 30 सितंबर यानी कि मंगलवार को 4 लिस्टिंग हुई। इसमें पहला नाम था सोलर वर्ल्ड एनर्जी का। ये लिस्टिंग अच्छी रहती हुई दिखी, क्योंकि NSE पर देखें तो इस कंपनी का शेयर 388 रुपये 50 पैसे के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिखा। इशू प्राइस से करीब 11.25% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 351 रुपये प्रति शेयर था। 65 गुना से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए 490 करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई है। फ्रेश इशू से कंपनी को 440 करोड़ रुपये मिले हैं और OFS का पार्ट था 50 करोड़ रुपये का, जितनी रकम मौजूदा निवेशकों के पास पहुंचती हुई दिखी है। लिस्टिंग के बाद 388 रुपये 50 पैसे का हाई, 320 रुपये 50 पैसे का लो छुआ और 322 रुपये 60 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 388 रुपये 50 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 17% नीचे था। अगला नाम है आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। इनफैक्ट ये शेयर NSE पर 432 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 4.5% का प्रीमियम था। ऐसा इसलिए क्योंकि 414 रुपये का इशू प्राइस इस कंपनी की ओर से तय किया गया था। 21 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था और 745 करोड़ रुपये इस कंपनी ने जुटाए हैं, जो कि फ्रेश इशू पूरा था और कंपनी के पास ये रकम मिली है। OFS का कोई पार्ट नहीं था, पूरी रकम कंपनी के पास पहुंचती हुई दिखी। 30 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 458 रुपये 70 पैसे का हाई छुआ और 445 रुपये पर जाकर बंद हुआ, जो कि 414 रुपये के इशू प्राइस से देखें तो करीब 7.5% का प्रीमियम है।
अगला नाम है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का। सपाट लिस्टिंग हुई इस कंपनी की। एनएसई पर देखें तो 890 रुपये के भाव पर ये शेयर सपाट लिस्ट हुआ, क्योंकि इतना ही यानी कि 890 रुपये का ही इशू प्राइस भी था। हालांकि ये इशू 22 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन फिर भी ठंडा रिस्पांस मिला। 450 करोड़ रुपये का ये इशू था, जिसके जरिए कंपनी को 170 करोड़ रुपये की रकम मिली है और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों ने 280 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 30 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 890 रुपये का हाई छुआ, 717 रुपये 55 पैसे का लो छुआ। हालांकि क्लोजिंग 753 रुपये के भाव पर हुई, जो कि 890 रुपये की इशू प्राइस और ओपनिंग प्राइस से करीब 15.5% नीचे है। अगला नाम है शीशासाई टेक्नोलॉजीज का, जिसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही, क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 432 रुपये पर खुला। इशू प्राइस से देखें तो 2.1% प्रीमियम पर ये लिस्टिंग हुई, क्योंकि 423 रुपये का इशू प्राइस था। 68 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लिस्टिंग ठंडी रही। 813 करोड़ रुपये इस कंपनी ने जुटाए हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी को 480 करोड़ रुपये मिले हैं और ओएफएस का पार्ट 333 करोड़ रुपये का था। लिस्टिंग के बाद 437 रुपये 45 पैसे का हाई और 406 रुपये का इस कंपनी ने लो छुआ और क्लोजिंग 410 रुपये के भाव पर हुई, जो कि इशू प्राइस से करीब 3% के डिस्काउंट पर है। 1 अक्टूबर को यानी कि बुधवार को भी 3 लिस्टिंग हुई। इसमें पहला नाम था BMW वेंचर्स का, जिसकी लिस्टिंग खराब रही। 78 रुपये के भाव पर यह शेयर लिस्ट हुआ, यानी कि 21% के डिस्काउंट पर, क्योंकि इशू प्राइस था 99 रुपये प्रति शेयर का। 1.5 गुना के आसपास ही ये आईपीओ भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 232 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू का पार्ट पूरा था, यानी कि कंपनी को ही पूरी रकम मिली है। इसमें ओएफएस की कोई भी रकम शामिल नहीं थी। 1 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने 78 रुपये का हाई छुआ और 74 रुपये 10 पैसे का लो लगाया और उसी लेवल पर यानी कि 5% के निचले सर्किट पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी लिस्टिंग अगर कोई हुई थी तो वो है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की। इनफैक्ट ये लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर देखें तो इस कंपनी का शेयर 265 रुपये 5 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से देखें तो 14.25% के प्रीमियम पर था, क्योंकि 232 रुपये इसका इशू प्राइस था। कुल मिलाकर 16 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 1250 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 500 करोड़ था और मौजूदा निवेशकों को ओएफएस के जरिए 750 करोड़ रुपये की रकम मिली है। 1 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 247 रुपये 318 रुपये 6 पैसे का हाई छुआ और इसी स्तर पर यानी कि 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का, जो कि कमजोर रही लिस्टिंग। एनएसई पर यह शेयर 183 रुपये 85 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 10% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 204 रुपये का इशू प्राइस था। कुल मिलाकर 3 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और इसके जरिए कंपनी ने 504 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 300 करोड़ रुपये मिले हैं और ओएफएस का पार्ट था 204 करोड़ रुपये का। 1 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 197 रुपये 70 पैसे का हाई छुआ, 183 रुपये 85 पैसे का लो छुआ और कारोबार की क्लोजिंग 188 रुपये 90 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 204 रुपये की इशू प्राइस से देखें तो करीब 7.5% के डिस्काउंट पर है। फाइनली 3 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को भी 2 लिस्टिंग हुई। इसमें पहला नाम था ट्रूएल्ट बायो एनर्जी का। इसकी लिस्टिंग अच्छी रही, ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 545 रुपये 40 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से 10% के प्रीमियम पर है, क्योंकि इशू प्राइस 496 रुपये यानी कि 500 रुपये के नीचे का था। 65 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 839 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 750 करोड़ रुपये मिले हैं और ओएफएस का पार्ट देखें तो वो करीब 90 करोड़ रुपये के आसपास का था। 3 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 549 रुपये का हाई छुआ और 512 रुपये 80 पैसे का लो छुआ और इसी रेंज में ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम है जिन कुशल इंडस्ट्रीज का। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ये शेयर फिसलता हुआ दिखा। एनएसई पर ये शेयर 125 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से देखें तो 3.25% के आसपास के प्रीमियम पर है, क्योंकि 121 रुपये का इशू प्राइस था। ये इशू भी देखें तो अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ से इस कंपनी ने कुछ 116 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 104.54 करोड़ का था और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को कुछ 11.5 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिली है। 3 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर 126 रुपये 95 पैसे तक कुचला, 118 रुपये 75 पैसे का लो भी छुआ और इसी स्तर पर यानी कि 5% के निचले सर्किट पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जिसमें हम ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं आपको जिसमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार। इसकी तरफ आपको लेके चल रहे हैं और आपको बताते हैं पहली खबर, जो कि मन इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। इस हफ्ते सेबी का इस कंपनी के ऊपर डंडा चला, जिसके बाद शेयर में हमने भारी गिरावट बनती हुई दिखी और शेयरधारकों में घबराहट भी थी। सेबी ने इस कंपनी पर और 3 सीनियर अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। सिक्योरिटीज मार्केट्स में कामकाज करने के लिए 2 साल का बैन लगाया गया है।
और इस ऑर्डर में कंपनी के चेयरमैन रमेश मनसुखानी का नाम शामिल है, एमडी निखिल मनसुखानी और इनके पूर्व सीएफओ अशोक गुप्ता का नाम भी इस ऑर्डर में शामिल है। हुआ क्या है, आरोप क्या है? एक तो फंड डाइवर्जन के आरोप के चलते सेबी की ओर से ये कार्रवाई की गई है। कंपनी ने किया क्या है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की गलत तरीके से रिपोर्टिंग की है। FY15 से FY21 के दौरान इसकी सब्सिडरी है मेरिनो शेल्टर्स यानी कि MSPL, जिसको कंसोलिडेट नहीं किया गया। वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए इस कंपनी ने फंड्स की राउंड ट्रिपिंग की है। MSPL को दिए गए 564 करोड़ रुपए के लोन को इस कंपनी ने कैपिटल एडवांस में कन्वर्ट कर दिया और वो भी बिना मंजूरी लिए है और बिना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का खुलासा किए हुए, जिस वजह से सेबी का बड़ा एक्शन इस कंपनी पर होता हुआ दिखा। 30 सितंबर को मनी इंडस्ट्रीज के शेयर में 340 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग 10% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 365 रुपए 5 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगला नाम है गोदरेज एग्रोवेट का, जिसको मार्केट रेगुलेटर से इस हफ्ते वार्निंग मिलती हुई दिखी है। सेबी ने कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। 2017 से 2020 के दौरान खुलासा करने में देरी के चलते ये वार्निंग जारी की गई है। ये मामला जुड़ा हुआ है एस्टेक लाइफ साइंसेज की शेयर होल्डिंग में बदलाव से जुड़ा हुआ। एस्टेक लाइफ साइंसेज में इस कंपनी ने 4 बार हिस्सा खरीद की है या फिर अपनी हिस्सेदारी बदली है, जिसके डिस्क्लोजर में कंपनी की ओर से देरी की गई है। फरवरी 2017, मार्च 2019, फरवरी 2020 और मार्च 2020 में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये 4 मामले हैं जिसके खुलासे में कंपनी की ओर से देरी की गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी को भविष्य में चूक के प्रति आगाह भी किया है। 30 सितंबर को इस फैसले के चलते गोदरेज एग्रोवेट के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 720 रुपये 15 पैसे का हाई छुआ और कारोबार की क्लोजिंग करीब 3.5% नीचे 688 रुपये 70 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 686 रुपये 30 पैसे के डे लो के बेहद करीब थी। अगला नाम है जिंदल पॉली का, जिसमें ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी के छापे से 505 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन का खुलासा सामने आया है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ईडी के मुताबिक 505.14 करोड़ की जो रकम है वो दुबई की एंटिटीज़ को साइफन ऑफ की गई है, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है। 18 से 19 सितंबर को दिल्ली NCR और हैदराबाद के 13 ठिकानों के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद ये जो खुलासा है वो निकल के सामने आता हुआ दिखा। और भारत के फॉरेन एक्सचेंज नियमों से बचने के लिए झूठे लेन देन इस कंपनी की ओर से किए गए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा इस कंपनी के शेयर में बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखा। 30 सितंबर को जिंदल पॉली के शेयर ने 534 रुपये 80 पैसे का इंट्राडे लो छुआ और लेकिन क्लोजिंग करीब 2% की गिरावट के साथ 551 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट, और आपको बताते हैं पहली खबर जो कि बोर्ड से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट IPO से पहले बोर्ड के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव होते हुए दिखे। इस कंपनी ने IPO से पहले अपने COO गौरव नैयर को CEO नियुक्त किया है। को फाउंडर समीर मेहता ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि जुलाई 2023 से CEO के पद पर थे। नए CEO की जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है तो पहला इस कंपनी को पब्लिक लेकर जाना और दूसरा लंबी अवधि की ग्रोथ पर फोकस करना। गौरव नैयर की जहाँ तक बात है तो उन्होंने अक्टूबर 2022 में बेन एंड कंपनी से इस्तीफा देकर इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई अपनी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए, किसी भी वीडियो में प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।